वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से मिल रही तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे रामबन में लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर आवाजाही फिलहाल बाधित है। जम्मू कश्मीर की एक खबर रामबन से, जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ती जा रही लोगों की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम है। खबर मिल रही जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां पर लैंडस्लाइड हो गया है। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे फिलहाल बाधित नजर आ रहा है, आवाजाही बाधित है, क्योंकि जगह जगह पर जब लैंडस्लाइड हुआ तो सड़कें फिलहाल इस वक्त बंद पड़ी हुई है। 4 लोगों की मौत, आवाजाही प्रभावित। साक्षी बिल्कुल महिमा, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें आती हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि भूस्खलन होने के बाद जो मलबा सड़कों पर आ जाता है, जो मलबा बिखर जाता है, उसको समेटने में खासा मुशक्कत जो हमारे एजेंसीज हैं उनको करनी पड़ती है, जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है उसको करनी पड़ती है फिलहाल। और इसी बीच ये भूस्खलन की खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां पर 4 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई है और लगातार प्रयास किया जा रहा है आवाजाही को वापस से शुरू करने के लिए। और इस बीच अगली खबर आपको बता दें, सनातन विरोधियों पर गजेंद्र शेखावत का हमला सामने आया। सनातन विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बयान जारी किया है। दरअसल देखिए, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया था, उनके द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों के साथ में की थी। उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और इसी के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत भी बरसते हुए नजर आए हैं। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। और देखिए अगली खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम के बारे में ये खबर है। जन्मदिन पर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की जानी है। 13 सितंबर से आयुष्मान भव की शुरुआत होगी। अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 17,000 चिकित्सा केंद्रों पर फ्री जांच इस बीच एज अ गिफ्ट दी जाएगी, एक तरीके से आप ये मानिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 17 सितंबर को यहाँ पर पीएम मोदी का जन्मदिन है और 13 सितंबर से इस अभियान की महिमा शुरुआत हो जाती है। पीएम मोदी के जन्मदिन को किस तरीके से मनाया जाएगा, ये हमने आपको बताया। बिल्कुल, देखिए दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, मिशन 2024 स्वास्थ्य के सहारे 15 दिन में 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का टारगेट है। और देखिए 13 से आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले लगेंगे, कार्ड भी यहाँ पर बनने वाले हैं और सीधे लाभ लोगों को मिलेगा। एक तो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी फैसला किया गया जो मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी लाभ इसका मिलने वाला है। और परिवार के 5 आधार होने वाले पहचान के, एक तो बिना शेल्टर वाले घर, बेसहारा परिवार जो कि भिखिया दान पर निर्भर रहते हैं, इसके अलावा सिर पर मैला ढोने वाले परिवार, पुरातन जनजातीय समूह, कानूनी ढंग से छुड़ाए गए बंधक मजदूर, ये तो गए ग्रामीण लोग। और यहाँ पर 5 आधार बनाए गए, यानी कि इस श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको मदद दी जाएगी। तो फिलहाल एक तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन, इस अवसर पर गरीबों की सेवा, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को भी इसका मिलने वाला है लाभ। बिल्कुल आयुषी, अगली खबर का रुख करते हैं इसी के साथ में। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो चुकी है। ऐसे में नागौर लोकसभा सीट से लड़ सकती है चुनाव। हनुमान बेनीवाल से मुकाबला हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर एक टॉप कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो इस वक्त जो बीजेपी के पास में अगर बात करें तो ज्योति मिर्धा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ महिमा, क्योंकि अगर नागौर की सीट की बात की जाए तो वहां पर दबदबा रखते हैं हनुमान बेनीवाल। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जो हैं उनके ज्योति मिर्धा क्योंकि अब कांग्रेस से बीजेपी में आ गई हैं, उसके बीच जब बेनीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई के ऊपर बोल दिया कि ईडी और सीबीआई से वो डर गई थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है और हमें इस बात से कोई डर नहीं है। हाँ, यही बात मैं भी कह रही थी, क्योंकि दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो यही हेडलाइन है कि भाजपा से ज्योति मिर्धा लोकसभा तो सवाई सिंह विधानसभा प्रत्याशी संभव माने जा रहे हैं। लेकिन जिस की टिप्पणी आपने बताई यहाँ पर बेनीवाल, उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई से ज्योति डर गई हैं, मेरे सामने फिर से उनकी हार होने वाली, यानी कि दोबारा अगर चुनाव होता है, दोबारा रण में उतरती हैं तो फिर से उनकी हार होने वाली और उनकी हार संभव है। तो ये फिलहाल खबरों का जिक्र यहाँ पर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको हम बताएंगे, जो कि G20 के बाद एक अच्छी खबर लेकर आई है भारत के लिए। निफ्टी में पहली बार ऐतिहासिक उछाल देखने को मिले। G20 की कामयाबी के बाद
शिखर पर इस वक्त शेयर मार्केट देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे पास है दैनिक भास्कर की, और इसकी भी हेडलाइन यही है कि G20 से बाजार गुलजार हो चुका है। निफ्टी पहली बार 20,000 के पार पहुंच चुका है। G20 की अध्यक्षता जो भारत ने की, सफल आयोजन का असर आज बाजार पर भी देखने को मिला है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो हफ्ते की शुरुआत की अच्छी खबर लेकर आई है। निफ्टी का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, 20,000 अंक का आंकड़ा पार करते हुए इस वक्त निफ्टी 20,008 अंक पर है। और देखिए जाहिर तौर पर अच्छी खबर ये लेकर आया है। बिल्कुल महिमा, और इसी खबर के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी, किस तरीके से बाजारों में उछाल देखा जा रहा है। निफ्टी 20,000 का आंकड़ा इससे पहले नहीं पार किया था, अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है। और इसका श्रेय दिया जा रहा है G20 की समिट को, क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ा है और साथ साथ में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। शेयर मार्केट को सीधे तौर पर जो मुनाफा है वो आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आ रहा है, और आगे फ्यूचर में भी आप देखिएगा कि इसी तरीके से और भी रिकॉर्ड बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आयुषी, और बिल्कुल साक्षी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पत्रिका की अगर बात की जाए तो फ्रंट पेज पर अगर हम हेडलाइन की बात करें, साफ तौर पर देखा जा सकता है त्योहारी उत्साह में G20 तड़का, बाजार गुलजार, निफ्टी 20,000 पार, क्योंकि बात कर रहे हैं कि देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बतानी है, तीसरे नंबर पर हमको आना है। तो ऐसे में इसकी बात की जाए, भारत 2027-28 तक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जिस तरह से देखिए इसमें प्रगति हुई है, विकास हुआ है, बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन सकता है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय फुटबॉल जोशी के भरोसे AIFF ने टीम के लिए जोशी नियुक्त किया है। तो ये देखिए ज्योतिष को 16 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है, और साथ ही साथ IFF ने भविष्यवाणी पर खर्च किए हैं 16 लाख रुपए। देखिए वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस बात का, क्योंकि सफल वो मैच रहा था, और सफल मैच के बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ तो सबकी निगाहें महिमा इसके ऊपर टिकी हुई हैं। बिल्कुल देखिए, और साक्षी आपके पास क्योंकि खबर है भी, और आप बताइए कि आखिर हेडलाइन क्या है। बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आयुषी ने बताया कि क्या कुछ हेडलाइंस आजकल देखने को मिल रही है, इस बीच ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली खबर है कि इंडियन एक्सप्रेस की अगर मैं हेडलाइन की बात करूं, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज की पहली हेडलाइन ही इस खबर से संबंधित है। हेडलाइन कहती है, एशियन कप प्रीलिम्स, इंडिया फुटबॉल कोच गेव डिटेल्स ऑफ द प्लेयर्स टू द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड टीम ऑन हिज एडवाइस। इसमें यह बताया गया है कि टीम को जब चुना गया तो एस्ट्रोलॉजर की मदद से चुना गया। आज के समय में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और वो भी टीम के चयन के लिए जो आपके देश को रिप्रेजेंट करने वाली है, उस बीच एस्ट्रोलॉजी का सहारा महिमा कैसे लिया जा सकता है। वो भी लाखों रुपए की फीस यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर को दी गई। एस्ट्रोलॉजर का नाम भूपेश शर्मा बताया गया है, जो कि दिल्ली NCR से ताल्लुकात रखता है। अच्छा, चूंकि आपने हेडलाइन बताई तो आप जैसे हेडलाइन यहाँ पर बता रही थी, मैंने फटाफट से सर्च किया। अब इसमें खबर ये है कि आपको पता है 1 साल पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आप तो 2023 का जिक्र करें, लेकिन साल 2022 में भी AIFF ने राष्ट्रीय टीम को प्रेरित करने के लिए 16 लाख रुपए में ज्योतिषी को नियुक्त किया था। तो ये खबर जो है काफी हैरान कर देने वाली, और न्यूज़पेपर हेडलाइन के जरिए हमने आपको बताया कि आज अखबारों में कौन कौन सी खबरों को फिलहाल प्रमुखता से बताया गया, और फिलहाल ये जो खबर आपने बताई है साक्षी, हैरान कर देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। TMC सांसद नुसरत जहां की ED ऑफिस में पेशी होने वाली आज। कथित फ्लैट बिक्री घोटाले के संबंध में पेशी होगी। कोलकाता ED ऑफिस में नुसरत की पेशी होने वाली है। बड़ी खबर के तौर पर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं साक्षी। बिल्कुल महिमा, फिलहाल TMC के कई और भी सांसद नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर ED अपना शिकंजा कस चुकी है। फिलहाल कोलकाता ED ऑफिस में आज क्या कुछ होगा, नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं, और नुसरत जहां की ED ऑफिस में पेशी है। इनपुट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लगातार कोलकाता के ED ऑफिस में नुसरत की पेशी की जानी है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नुसरत जहां की ED ऑफिस में पेशी, और सवाल जवाब किए जाएंगे। फ्लैट बिक्री का यह घोटाला था जिसके संबंध में उनकी आज पेशी होगी। क्या कुछ घोटाले में उनका नाम आया है, कहां से पैसा आया, किस तरीके से उन्होंने यहां पर फ्लैट बिक्री और इन तमाम गतिविधियों में उनको अंजाम दिया, इसके ऊपर आज उनकी पेशी होने जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर है, और ऐसे में हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, इससे पहले भी हमने देखा है कि INDI गठबंधन, उसमें तमाम बड़ी जो पार्टियां हैं वो बार बार इसी तरह का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती है कि विपक्षी सांसदों, विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और उन पर ED CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए फिलहाल नजर आए। फिलहाल ED ऑफिस में आज उनकी पेशी होने वाली है। बताया जा रहा है फ्लैट बिक्री घोटाला, इसी के संबंध में नुसरत की आज पेशी होने वाली है। आयुषी, और बिल्कुल देखिए इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में ED की छापेमारी जारी है। तमिलनाडु में 10 जगहों पर ED की छापेमारी जारी है। सेंथिल बालाजी केस में ED की छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तमिलनाडु में 10 जगहों पर ED की छापेमारी की जा रही है। सेंथिल बालाजी केस में
ये छापेमारी हो रही है। हालांकि देखना होगा उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। पर ये बड़ा अपडेट, तमिलनाडु में ईडी की छापेमारी, 10 अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सेंथिल बालाजी केस में ये ईडी की छापेमारी हो रही है, जो कि 10 अलग अलग जगहों पर की जा रही है। और देखिए लगातार ये जानकारी आपको दे रहे हैं